नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई बेहतर तरीके से आप सभी की चल रही होगी। आप सबकी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लगातार जीएस के टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहे हैं। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत आज हम करने वाले हैं 1857 की क्रांति का रिवीजन, जिसमें हम लगभग 15 से 20 मिनटों में ही क्विक तरीके से क्या करेंगे, इन टॉपिक का रिवीजन कर लेंगे। इस तरीके से क्या होता है कि लगातार जो टॉपिक वाइज रिवीजन करने से बहुत जल्दी कुछ समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कि फर्स्ट प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है मेरठ से। मेरठ से 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। 34th रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो 34th रेजिमेंट 34वीं रेजिमेंट के सिपाही जो मंगल पांडे थे, उन्होंने बैरकपुर जो बंगाल में स्थित है वहाँ विद्रोह प्रारंभ किया था। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में चुना गया था कमल और रोटी को। कमल और रोटी जो थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाए जाते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो जो 1857 का विद्रोह होता है उसका जो तत्कालिक कारण है वो तत्कालिक कारण है एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है वो उस समय का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों की जो शोषण, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रशासनिक नीतियां थीं, इनके प्रभावों के परिणाम स्वरूप क्या होता है 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह का जन्म होता है। तो मुख्य कारण जो है 1857 क्रांति का है वो है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियाँ हैं। और जो तत्कालिक कारण के रूप में देखा जाए तो तत्कालिक कारण के रूप में है 1857 का जो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाना। 1857 के ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के ईस्वी के समय क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पाम स्टर्न। पाम स्टर्न उस समय जब 1857 का यहाँ विद्रोह होता है उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो पहली घटना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने की जो थी वो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना 1857 के विद्रोह की क्या है, ये संबंधित पहली घटना है। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे। तो सर्वाधिक सैनिकों की संख्या जो थी वो अवध, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, वहाँ अवध क्षेत्र उस समय का हुआ करता था, जहाँ से 1857 के विद्रोह में भागने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक हुआ करती थी। नेक्स्ट आते हैं 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो जब देश में 1857 ईस्वी का विद्रोह चल रहा था उस समय लॉर्ड कैनिंग जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसने इलाहाबाद को एक आपातकालीन मुख्यालय के रूप में बनाया गया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। तो 1857 के विद्रोह के असफल होने के तो ऐसे तो बहुत कारण हैं, लेकिन जो केंद्रीय संगठन की कमी है और सुनियोजित रणनीति का अभाव है, इस योजना के असफल होने का प्रमुख कारण है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया। तो लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया जाता है बेगम हजरत महल के द्वारा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उनका जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया था कैप्टन ह्यू रोज ने। नेक्स्ट है असम की 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था दीवान मानी राम दास। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो फैजाबाद से जो विद्रोही थे उनका नाम था मौलवी अहमद उल्ला। मोहम्मदी अहमद उल्ला को क्रांतिकारी के रूप में पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब को कानपुर से विद्रोह कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे, जिनका जो मूल नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग अर्थात तात्या टोपे को अपना सेनापति नियुक्त किया था नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने बख्त खान को अपना सेनापति नियुक्त किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान प्रमुख केंद्र और प्रमुख जो विद्रोही नेता हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो दिल्ली से जो विद्रोही नेता हैं उनमें है प्रमुख है बख्त खां, और एक औपचारिक रूप से जो प्रमुख एक अनौपचारिक नेता है उनका नाम है बहादुर शाह सेकंड, जो कि क्या है भारत के अंतिम मुगल बादशाह हैं। और यहाँ से जो दमन करता वो था निकोलस और हडसन, जो अंग्रेज सेनापति हैं। नेक्स्ट है लखनऊ से, तो लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा। बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर के द्वारा लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व होता है। और यहाँ से जो अंग्रेज अधिकारी था जिसने विद्रोह को दबाया था वो था कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर से विद्रोही नेता थे, तो झांसी से थे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। तो झांसी और ग्वालियर से दोनों जगह से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और यहाँ से जो विद्रोह का दमन किया था उसने किया था जनरल ह्यू रोज ने। कानपुर से हैं नाना साहब और तात्या टोपे। तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, और यहाँ विद्रोह को दमन किया था वो था कैंपबेल। नेक्स्ट आता है इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया गया था लियाकत अली के द्वारा। लियाकत अली के द्वारा इलाहाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया जाता है, और यहाँ से विद्रोह का दमन कर्नल नील्स ने किया था। फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया, और विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया था। यहाँ से जगदीशपुर जो कि बिहार में स्थित है, तो यहाँ से जो सबसे उम्र दराज जो नेतृत्व करता है वो है कुंवर सिंह, जो कि बिहार से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। और यहाँ जो क्रांति का दमन किया गया वो किया था विलियम टेलर और विंसेंट ने। बरेली से क्रांति का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। बरेली से नेतृत्व किया गया खान बहादुर खान ने, और विंसेंट आयर ने क्या किया था, क्रांति को यहाँ दमन किया था। नेक्स्ट अंतिम आता है फतेहपुर। तो फतेहपुर से थे क्रांति के नेतृत्व करता अजीमुल्ला, और यहाँ जो अंग्रेज अधिकारी है उसका नाम है जनरल रेडार्ड। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, जिन्हें क्या है विद्रोह का अखिल भारतीय नेता घोषित किया गया था या माना गया था। नेक्स्ट आते हैं कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। तो जब भारत में 1857 का विद्रोह होता है, उस विद्रोह के पश्चात क्या होता है, एक नया अधिनियम आता है जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1858, और इसी अधिनियम के द्वारा क्या है ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त कर दिया जाता है, और ये शासन जो है सीधे जो ब्रिटिश क्राउन हुआ करते थे उनके अधीन चला जाता है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की गई थी? तो ये इसी अधिनियम के बाद 1 नवंबर 1850 को कर दी गई थी। अगला आता है
कि 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग का गठन किया गया? तो 1857 के विद्रोह का जब दमन हो जाता है उसके पश्चात भारतीय सेना का जो पुनर्गठन होता है वो पील आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी अनुशंसा से क्या है, सेना का फिर पुनर्गठन होता है। 1858 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया? तो भारत का जो प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया जाता है वो लॉर्ड कैनिंग का। तो लॉर्ड कैनिंग क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल है और प्रथम वायसराय के रूप में 1858 में नियुक्त किया जा रहा है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो 1857 के विद्रोह का जो शायर थे वो दिल्ली के थे मिर्जा गालिब, जिन्होंने क्या है, अंग्रेजों की आलोचना की थी। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। तो क्या हुआ था कि जो शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग थे तथा जमींदार थे वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेते हैं, ये अपनी स्थिति को तटस्थ बनाए रखे हुए थे। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 1857 के विद्रोह के जो कारण हैं उन पर भारतीय भाषा में लिखने का कार्य किया गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अगला है कि वर्ष 1857 में कि विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थे और ये क्रांति का नेतृत्व करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? तो जो ग्वालियर के सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधियाओं ने क्या किया था, अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान की थी। 1857 से आधारित प्रमुख पुस्तकें जो लिखी गई हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है तो ये विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर की पुस्तक है, जिसको फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हिंदी में कहते हैं। तो फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है पुस्तक लिखी गई विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। एक इम्पोर्टेंट पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लिखी गई थी अशोक मेहता के द्वारा। नेक्स्ट है 1857। तो 1857 पुस्तक के लेखक हैं एस एन सेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? 1857 सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये पुस्तक लिखी गई आर.सी. मजूमदार के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी के लेखक हैं टी.आर. होम्स के द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक लिखी गई। रिबेलियन 1857 पुस्तक के लेखक हैं पी.सी. जोशी। और एक अंतिम पुस्तक है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट अब आते हैं, किसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था? तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है बीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? तो जो ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं, मुख्य रूप से ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउटरम का नाम तो मेन रूप से याद रखिएगा। इसने क्या किया है, 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो ये भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कथन कहा कि ना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। एक कथन है आर.सी. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 1857 का जो सरकारी इतिहासकार हैं वो हैं एस एन सेन। नेक्स्ट आते हैं कि 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत क्या हैं? तो प्रमुख मतों को देख लेते हैं। डॉक्टर एस एन सेन ने क्या कहा है? तो डॉक्टर एस एन सेन का प्रमुख कथन है, जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ।
जो कुछ धर्म की लड़ाई के लिए आरंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जो सरकारी इतिहासकार हैं एस.एन. सेन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता का कथन है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन दे रहे हैं? तो अशोक मेहता क्या कर रहे हैं? 1857 के विद्रोह को स्वरूप राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर का कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है वो सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जो इनके द्वारा कथन कहा जाता है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये स्टेटमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आर.सी. मजूमदार इनका भी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ना तो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये भारतीय इतिहासकार भी हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम है सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? सिपाही विद्रोह, पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। बेंजामिन डिज़रायली जो उस समय के विपक्ष के नेता थे वहाँ ब्रिटिश सरकार में, तो ब्रिटिश सरकार में जो विपक्ष का नेता है तो उसने क्या किया था? विरोधी दल का नेता थे तो इसने भी क्या कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो जैसे ही भारत में 1857 का विद्रोह होता है तो जो वहाँ सरकार के विपक्ष के नेता होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है। तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दी जाती है। पी रॉबर्टसन ये भी एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं। इसने कहा है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त था। तो ज़्यादातर जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो क्या है, इसे एक सैनिक विद्रोह के रूप में संज्ञा दे रहे हैं। इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से मानने से मना कर रहे हैं। जबकि एक ब्रिटिश हैं जिनका नाम है क्या? बेंजामिन डिज़रायली, जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने बस राष्ट्रीय विद्रोह माना है। बाकी जितने भी ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो सभी क्या है, इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं। टी आर होम्स जो है ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था। तो सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा है? तो टी आर होम्स ने। नेक्स्ट है कि डब्ल्यू टेलर और आउटरम। तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम जो है इसने क्या कहा? हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र माना है किसने? आउटरम और जेम्स टेलर ने। रीज ने क्या कहा था? रीज ने कहा है कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध किसने कहा? तो रीज ने कहा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले स्टेटमेंट जरूर आप याद करिए। जैसे है एस.एन. सेन जो कि क्या है? राष्ट्रीय सरकारी इतिहासकार हैं। तो इनका स्टेटमेंट है कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के लिए प्रारंभ हुआ था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। तो एस.एन. सेन का है। अशोक मेहता का स्टेटमेंट है कि 1857 का विद्रोह का जो स्वरूप है वह राष्ट्रीय है। और बी.डी. सावरकर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। बी.डी. सावरकर और आर.सी. मजूमदार का स्टेटमेंट। बी.डी. सावरकर ने सीधे कहा है कि ये क्या है? एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। और आर.सी. मजूमदार ने कहा कि प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो इन 3-4 लोगों का आप स्टेटमेंट जरूर ही याद रखिएगा। एक अंतिम पॉइंट यहाँ दिया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। तो लक्ष्मीबाई को किसने कहा था कि वो भारतीय विद्रोहियों में अकेली पुरुष थी? तो वो स्टेटमेंट देने वाला है ह्यूरोज, जिसने क्या किया था कि झांसी और ग्वालियर के विद्रोह का दमन किया था। तो 1857 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो सभी आपने रिवीजन कर लिया है। और इससे बाहर कोई भी परीक्षा हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सभी क्या है NCERT बुक से ही क्वेश्चन बनाने को प्रेफर करते हैं। तो ये जो PDF है वो NCERT का ही सार संग्रह है। तो यहाँ से बाहर जाने के क्वेश्चन कोई संभावना नहीं है, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इससे संपूर्ण टॉपिक का रिवीजन हो चुका है। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक धार्मिक, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, इनसे संबंधित टॉपिकों को लेकर आएंगे। और धीरे धीरे पूरे के पूरे जो
1857 का आधुनिक भारत का इतिहास है, इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत